सेना किसी के बाप की जागीर नहीं है। दिल्ली से जाकर और उन गांव के उन विधवाओं से पूछिए कि उनकी हालात आज क्या है। इकट्ठा उनके बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाने के लिए उनको पैसा नहीं है। मोदी सरकार यही बोलती है कि हम देश के चौकीदार हैं, नहीं, वो देश का प्रधानमंत्री है, चौकीदार हम हैं। सड़कों में उतरे हैं तो क्या आप समझते हैं कि देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? 600 से 700 जवान अफसर के दबाव के कारण आत्महत्या करते हैं। आपको पता है, दुश्मन के गोली से ज्यादा जवान हमारे किसान नहीं जवान भी आत्महत्या कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। एक भीख मांगने वाले व्यक्ति को आप नेता बना दो, 5 साल के बाद वो अमेरिका में प्लाट खरीद लेता है, वो पैसा कहाँ से लाता है? हमारी जो जवानों की पेंशन है 70% थी, अफसर की 30% थी, तो अफसर की 30% कर दीजिए, हमको 70% दे दीजिए, हम चले जाते हैं। देश के जवानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, क्योंकि जवान और किसान हमारे देश के लिए धरोहर की तरह हैं। अगर किसान नहीं रहेगा तो अनाज कौन उगाएगा, और जवान नहीं रहेगा तो देश की हिफाजत कौन करेगा, सरहद की हिफाजत कौन करेगा। लेकिन जो हमारे जवान हैं उनकी आज बहुत बड़ी मांगें यहाँ पर हैं। देश के कोने कोने से यहाँ पर जवान इकट्ठा हुए हैं जो नाराज़ हैं सरकार से। 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर ये लोग आज आक्रोशित हैं। संसद के सामने एक बड़ा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। आप देखिए सरदार जी, क्या 1 रैंक 1 पेंशन में जवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया? क्यों आए हैं आप लोग? हम इसलिए इधर आए हैं कि जो 1 रैंक 1 पेंशन है, जो आरोपी 2 रिलीज होया है, इसमें जवान और जेसीओ से बहुत बड़ा धोखा किया गया है। इसलिए हम इधर धरने के ऊपर आए हैं। ये धरना उतनी देर जारी रहेगा जितनी देर ये आरोपी 2 में भेदभाव खत्म नहीं होगा और नवा आरोपी रिलीज नहीं होगा। नहीं, मोदी सरकार तो किसानों का बड़ा सम्मान करती है, जवानों का सम्मान करती है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान की बात हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये करने को बोलने को कुछ और है, करने को कुछ और है। ठीक तो नहीं? ये यही बोलता है लोगों को, मोदी सरकार यही बोलती है कि हम देश के चौकीदार हैं, नहीं, वो देश का प्रधानमंत्री है, चौकीदार हम हैं, जिसके ऊपर पूरा देश आराम से सोता है, आराम से अपने काम करता है, आराम से ऐशपरस्ती करता है। जो जवान है, जो एक्चुअली मतलब की चौकीदार है, वो एक्चुअली जवान ही है। यानी जवान चौकीदार है? तो बिल्कुल जवान जेसीओ ही चौकीदार है, जो बॉर्डरों के ऊपर रहता है और वही अपने दुश्मन से लहा लेता है। कभी प्रधानमंत्री चौकीदार का कहाँ काम किया है? आप 56 इंच का सीना देखा आपने? 56 इंच का सीना देखा? वो बोलता है 56 इंच का सीना है, पर सीना है नहीं है, दिखावे में कुछ हो रहा है। जैसे बोलते हैं हाथी के दांत खाने के लिए कुछ और है, तो खाने के लिए कुछ और हैं। ये आज के हाथी की दांत के बराबर ये बोलता है। कहा जाता है 2014 के बाद सबसे मजबूत प्रधानमंत्री देश को मिल गया है। नहीं, इतना कोई मजबूत नहीं है। ये सिर्फ लोगों को भुलेखा है कि देश का प्रधानमंत्री ये मजबूत, बहुत मजबूत है। इतना मजबूत नहीं है। ये दिखावा करके मतलब कि लोगों को पीछे लगा के प्रधानमंत्री बना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको कोई जानकारी नहीं है कि जवान हमारा क्या कर रहा है, जेसीओ क्या कर रहा है, अफसर क्या कर रहा है। दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं जवानों के साथ। ये सब दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, ये ऊतो वाली की भाईबंदी करते हैं, ऊपर बात है। ये मन से नहीं करते। जो मन से करेगा, दिल से करेगा, वो बात हो रहा है। जो दिल से करेगा, मन से करेगा, वो होना चाहिए। ये मन से दिल से अच्छी तरह नहीं करते। 18 घंटे काम कर रहे हैं वो। 18 घंटे अपने लिए वो कर रहे हैं, अपनी राजभाग के लिए कर रहे हैं, किसी जवानों के लिए और सिविल पॉपुलेशन के लिए, जेसीओ के लिए नहीं कर रहे, जो सिर्फ अपने राजभाग के लिए कर रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि जब से मोदी सरकार आई है, चीन और पाकिस्तान कांप रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है हमारे सरहद पर दखल देने की, आंख उठाने की। ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अभी हालात ही ऐसे चल रहे हैं कि मतलब कि अभी पाकिस्तान भी चुप है, चाइना भी चुप है। ये इसको मालूम नहीं है, ये सिर्फ एक जवानों के ऊपर चुप है, कल प्रधानमंत्री के ऊपर थोड़ी चुप होगी। किसी के कहने से कोई बात थोड़ी होती है। और ये भी कोई पता नहीं है तो किस समय किसका इरादा बदल सकता है, क्या हो सकता है, देश के ऊपर क्या भीड़ बन सकती है, क्या हो सकता है, क्या कोई कब अटैक कर सकता है, ये किसी को कोई पता नहीं है। आने वाले समय का किसी को कोई भी पता नहीं है। 40 साल तक बीजेपी रहेगी।
मुश्किल है। जे ऐसे हालात रहे तो 40 साल क्या नहीं रहेगी, कभी नहीं रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सरदार जी, आप लोग इतने नाराज हैं, सरकार ने तो कहा है बहुत कुछ किया है किसानों के लिए, जवानों के लिए, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया था। देखो, आपने पहले भी देखा है कि देश में पूरे जो है सबसे पहले क्या है कि नोटबंदी भी हुई है। नोटबंदी में भी जो लोग जेड़े आ सड़कों के ऊपर उतरे हैं, GST के ऊपर भी आए हैं तो व्यापारी भी उतरे हैं। उसके बाद किसानों के लिए 3 बिल पास किए हैं तो किसान भी सड़कों पर उतरे हैं। अभी देश के जवानों के साथ में भी जे कोई भेदभाव धोखा हुआ तो सड़कों में उतरे हैं। सड़कों में उतरे हैं तो क्या आप समझते हैं कि देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? किसानों को तो कहा गया, किसानों को कहा गया देश विरोधी हैं, मोदी सरकार का विरोध करने आए, किसानों को भी कहा गया। वही है ना, बोलते हैं कि जे किसान जो देश का अन्नदाता है, जो देश का किसान है, जवान है, उसको देश का विरोधी बोलते हैं। जो भ्रष्टाचार है, जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, जो विधायक पार्टियां हैं, इसको देवता समझते हैं। ये किधर की बात है कि जो देश के भ्रष्टाचार हैं, जो देश के मतलब कि 5 साल के लिए अपना मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट में रहते हैं तो सदा वास्ते पेंशन लेते हैं, तो इनको मतलब कि जो देश के देवते हैं उन लोगों को जे मतलब कि विरोधी बोलते हैं। जो देश के मतलब कि गुंडा है, जो बदमाश है, जो ऐसे लोग हैं जो कौन है गुंडा, कौन बदमाश? जैसे कि जो कोई डेरावाद के लोग हैं, गुंडे लोग हैं देश में, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो समाज को बिगाड़ रहे हैं, वो गुंडे हो सकते हैं। हम तो गुंडे नहीं है, हम तो क्या गुंडे को नत पाने वाले अब तो कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हमारे सिख भाई कहाँ जाएंगे, बौद्ध भाई कहाँ जाएंगे, ईसाई कहाँ जाएगा, मुस्लिम भाई कहाँ जाएंगे? ओए ऐसा कुछ नहीं होगा। सभी जब देश की एकता एक है ना, हम एक हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा। कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, कोई कुछ नहीं बनेगा। हम सारे एकता के साथ इकट्ठे रहेंगे। हमारा संविधान एक है, हम देश के सभी लोग एक हैं, हम सब धर्मों के नहीं बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र, नहीं बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र। ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू राज का कोई ऐसा कोई संगठन नहीं है। आज हम आम हिंदू राज के बारे में कुछ नहीं बोलते। हम लोग पूर्व सैनिक हैं। हम जब सेना में जाते हैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, शूद्र, वैश्य, चमार, बंगी, जो भी जाति हैं, एक साथ देश के अंदर देश की सुरक्षा के लिए एक पंक्ति पे खड़े होकर हम काम करते हैं। वहाँ हम नहीं देखते कि मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। नहीं, देश में तो ये सब हो रहा है ना, देश में हो रहा है। तो ये सरकार, आप नहीं जानते कि राजनेताएं अपनी कुर्सी चमकाने के लिए कुछ भी करते हैं, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। मेरा जो यहाँ का मेन अच्छा, ये सब चुनाव के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर जो मेरा फोकस है हम लोगों का, जो सेना की विसंगतियां हैं, सेना के अंदर जवानों का जिस तरह से छलावा किया गया सरकार के द्वारा, सरकार को मैं नहीं कह सकता हूँ, सेना के उन भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा। हमारा देश जब आजाद हुआ, आजादी से सेना में भ्रष्ट अधिकारी आप कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कह रहे हैं। आप बताइए कि आज तक किसी जर्नल ने सेना के अंदर ये पटल पर रखा कि जवानों को सेना में प्रॉब्लम है? एक सेना के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, आप लोग मीडिया से हैं, प्रतिवर्ष 600 से 700 जवान अफसर के दबाव के कारण आत्महत्या करते हैं। आपको पता है, दुश्मन के गोली से ज्यादा जवान हमारे किसान नहीं, जवान भी आत्महत्या कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आप रिपोर्ट देख लीजिए रक्षा मंत्रालय का। हम क्या कह रहे हैं, रक्षा मंत्रालय खुद कह रहा है। अब इनकी रिपोर्ट देख लीजिए, वेबसाइट में जाके आप देखिए कि सेना के अंदर कैसे जवान। और सेना में आज तक आज़ादी के बाद हमारे देश के अंदर, जब हमारा देश गुलाम था, उस समय हमारे देश के अंदर 2 ब्रिटिश आर्मी रूल थे, एक इंडियन आर्मी रूल, एक ब्रिटिश आर्मी रूल। ब्रिटिश आर्मी रूल सरकार जो अपने इंडिया आर्मी के लिए इस्तेमाल करती थी, और इंडियन आर्मी रूल हमारे इंडिया के जवानों के लिए जो सख्त कानून बनाए गए। एक और बड़ा मुद्दा है इस समय अहिर रेजिमेंट को लेकर। तमाम तरह के लोग कह रहे हैं कि चमार रेजिमेंट होना चाहिए, अहिर रेजिमेंट होना चाहिए। रेजिमेंट्स को लेकर क्या राय है आप लोगों की? क्या रेजिमेंट्स में सेना को बांटना सही है? देखिए, ऐसा है, रेजिमेंट बनाना और नहीं बनाना ये तो जो ऊपर बैठे अधिकारी हैं और जो सरकार है उनका सिस्टम है। हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। क्या आज सेना के अंदर अहिर काम नहीं कर रहे हैं? क्या चमार काम नहीं कर रहे हैं? क्या अन्य वर्ग के जाति के लोग सेना के अंदर ड्यूटी नहीं दे रहे हैं? क्या चमार ग्लेशियर -40 डिग्री टेम्परेचर में नहीं दे रहा? सेना तो एक ऐसी संस्था है जिसमें अनेकता में एकता है। हम लोग हर धर्म, हर जाति के होते हुए भी सरहद पर खड़े होकर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान में मुस्लिम को बोला जाता है कि ये कर दिया। मुस्लिम भी वहाँ पर अपना छाती खोलकर उतनी ही गोली खाता है जितना एक हिंदू और एक ब्राह्मण और एक सिख खाता है। हम एक सैनिक हैं और सेना का काम है देश की सुरक्षा करना। जिस तरह से सेना में अभी आपको क्या क्या तकलीफ है, मुझे ये बताइए। हमारे को सबसे बड़ी तकलीफ है जो आरोपी 2 का रिवीजन हुआ है, इसमें हमारे साथ छलावा हुआ है। 23,000 करोड़ रुपए का जो आवंटन हुआ है, सेना के अधिकारियों के भ्रष्ट राजनीति के कारण सेना के जवानों को शोषण किया गया और वो पैसा पूरे अधिकारियों को। 2 बड़ी बात कह दी आपने। एक तो इन्होंने कहा कि सेना के जो अधिकारी हैं भ्रष्ट हैं,
और घोटाला किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। सोचिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये जवान हैं हमारे देश के जो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से जवानों का शोषण हो रहा है। आप सोचिए देश के जो जवान हैं उनकी क्या हालत है। जी बताइए। मैं उसका प्रूफ दूंगा कि किस तरह से शोषण है। 2017 में गूगल में आप सर्च करिए, लेफ्टिनेंट नायक यज्ञ प्रताप सिंह, सेना के अंदर हो रहे सहायक प्रथा भ्रष्टाचार में जिसमें जवानों को सेना के अधिकारी अपने घर में बुटलर बनाकर रखते हैं, उसका मैंने विरोध किया था। आप सर्च करिएगा, गूगल में मेरा नाम आएगा। और वो वीडियो, नाम आपका? यज्ञ प्रताप सिंह, लेफ्टिनेंट नायक यज्ञ प्रताप सिंह। वीडियो वो भी आएंगे जो वीडियो उसमें वायरल हुई थी, जो अधिकारी जवानों को अपने घर में कुत्ते टहलवा रहे हैं, अपने घर में गाड़ी साफ करा रहे हैं, अपने घर में मेम साहब के साथ में राशन डुबवा रहे हैं, सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका विरोध किया था। और उसका रीजन क्या है? आज तक सेना का एक डिसिप्लिन, एक प्रोटोकॉल है कि सेना के अंदर जो वरिष्ठ अधिकारी होगा वो ही सेना की समस्या को लीडिंग पॉइंट पर रखेगा, चाहे वो सेना के जवानों की समस्या हो, चाहे सेना के अम्निशन की समस्या हो, सेना की टैंक की समस्या हो। यज्ञ प्रताप जी, कहा यह भी जा रहा है कि सेना पर सवाल, देश पर सवाल, मोदी पर सवाल। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो वर्तमान में सरकार है, जिस तरह से सेना को अपना, मेरी सेना, सेना किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हिंदुस्तान की है और थी और रहेगी, क्योंकि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति टैक्स देता है, उसके टैक्स के पैसे से सेना के जवान को पेंशन और पेमेंट मिलती है। इसलिए सेना किसी की बाप की जागीर नहीं है, सेना देश की है और देश की ही रहेगी। सरकारें 5 साल में आती हैं और बदल जाती हैं और अपने अपने वादे करके मुकर जाती हैं। हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं, ये बोलते हैं, अभी सरकार ने एक एडवाइजर जारी किया था कि 119 लाख करोड़ रुपए हमें पेंशन देना पड़ता है, इसलिए हमने सेना की पेंशन बंद की है, अग्निवीर का चुनाव किया है। हमें बता दीजिए कि हिंदुस्तान के एक मंत्री, एक विधायक से लेकर मंत्री तक बनने का जो सफ़र वो तय करते हैं, एक विधायक और मंत्री के सफ़र का पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए तो देश की 1 साल का जो बजट होता है उतना बजट एक मंत्री और विधायक के पीछे खर्चा किया जाता है। एक जवान जो पूरा 20 साल, 25 साल, 32 साल बूढ़ा जवान। इस बार बजट में देखा हमने करीब करीब 6 लाख करोड़ का आवंटन हुआ रक्षा के लिए। बजट रक्षा के लिए हुआ ना, लेकिन अगर रक्षा में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, समझ रहे हैं ना। बहुत बढ़िया किया उन्होंने, बहुत इंस्ट्रूमेंट, सारी नई टेक्नोलॉजी, सब कुछ किया, अच्छी बात है। लेकिन अगर समस्या नहीं होती, हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में यहाँ पे पूर्व सैनिक इकट्ठा हुए हैं, आप देख रहे हैं कल से आज तक, अगर कोई समस्या नहीं होती तो ये क्यों आते? आप मुझे बता दीजिए, सेना ये जो अधिकारी है ना, जो सेना के मंत्री और विधायक है ना, सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी है ना, जब जवान सरहद पर शहीद होता है तो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए वो शहीद परिवार के घर तक तो जाते हैं, उसके लाश पर कंधे लगाकर और अपनी राजनीति चमकाकर लंबे लंबे वादे कर लौट के चले आते हैं। दिल्ली से जाकर और उन गांव के उन विधवाओं से पूछिए कि उनकी हालात आज क्या है। इकट्ठा उनके बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाने के लिए उनको पैसा नहीं है। एक 20 साल 30 साल सर्विस करके रिटायरमेंट होने वाला जवान किसी महानगर में 20 बाई 40 गज का प्लाट खरीदने की औकात नहीं होती है, और एक भीख मांगने वाले व्यक्ति को आप नेता बना दो, 5 साल के बाद वो अमेरिका में प्लाट खरीद लेता है, वो पैसा कहाँ से लाता है? तो क्या सेना में भ्रष्टाचार है? अगर सेना में भ्रष्टाचार नहीं होता तो हम क्यों होते? हमने आपको बताया कि आज भी सेना में 1811 के बने आर्मी रूल को चलाया जा रहा है और बताते हैं कि बहुत अच्छा है। मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब देश आज़ाद हुआ तो भीमराव अंबेडकर को अपनी टीम के साथ संविधान बनाना पड़ा। अगर अंग्रेज़ों का बनाया हुआ ही कानून इतना अच्छा था तो भीमराव अंबेडकर को क्यों संविधान बनाना पड़ा? क्यों नहीं अंग्रेज़ों के रूल से, संविधान से अपना देश चलाया? फिर सेना में क्यों वो विसंगतियाँ? मोदी जी ने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो भ्रष्टाचार कहाँ आ गया? मोदी जी के इसी अलकाव के कारण हमने सेना के भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश की थी और उसका परिणाम मुझे ये मिला कि मैं 3 साल नज़रबंद रहा, 1 साल मेरा कोर्ट मार्शल चला। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के उन मेंबरों का जिन्होंने लगातार मुझे वकील दिया, सारा सिस्टम किया और आज मुझे उस केस को जीत कर मैं आपके सामने खड़ा हूँ जो सरकार की पेंशन ले रहा हूँ। नहीं शायद किसी की जेल में मैं बंद होता और मेरे ऊपर देशद्रोह का केस लगा हुआ था। वो अधिकारियों के ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं हुई जिन्होंने जिन्होंने सेना का शोषण कर रहे थे, जिनका वीडियो वायरल हुआ था। मैं ये नहीं कहता कि सेना के कुछ लोग ऐसे हैं जो सेना की जासूसी करते हैं, कई खबरें ऐसी आती हैं, उस पर क्या कहेंगे? हमारे तरफ से तो हम तो नहीं कर रहे हैं, हम तो वही कह रहे हैं कि जो भ्रष्ट हैं। और आपने अभी तक किसी नेशनल डिबेट में देखा कि कोई जवान डिबेट में बैठा हो? सेना के जो जर्नल कर्नल बड़ी बड़ी मूछें रखकर चाय पकौड़े खा के आएंगे और वहाँ पे अपनी डिबेट करेंगे, ठहाके मारेंगे, सेना की दलाली करके चले जाएंगे। किसी जवान को किसी नेशनल डिबेट में देखा आपने?
या किसी जर्नल ने ये बोला हो कि जनरल बीके सिंह साहब इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने बोला था कि सेना के अंदर ये जरूरी है कि सीनियर अफसरों के बूट पॉलिश और बेल्ट पॉलिश करना तो जरूरी है कि उनको बिजी रहते हैं। आपको बता दूं, एक कहावत है कि सेना के अंदर जख्मी साथी और लंगड़े घोड़े की ज़रूरत नहीं होती। जो अधिकारी अपना खुद की तैयारी नहीं कर सकता है, अपना इक्विपमेंट नहीं तैयार कर सकता है, वो युद्ध क्या लड़ेगा? वो तो अपाहिज है। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं, बात लब्बो लुआब ये है कि सेना के जवान सरहद की हिफाजत तो करते हैं, लेकिन ये देखिए यज्ञ प्रताप जी हैं जो वीर बहादुर जवान हैं, इनके खिलाफ कैसी साजिश की गई, कोर्ट मार्शल किया गया, इनको देशद्रोही बताने की कोशिश की गई। और बड़ा खुलासा दोस्तों ये हुआ यहाँ पर कि जो अफसर हैं, हमारे सेना में जो अफसर हैं, तथाकथित अफसर है, वो लोग सेना का इस्तेमाल अपने पर्सनल काम के लिए करवाते हैं, सब्जी मंगवाते हैं, अपना बूट पॉलिश करवाते हैं। क्या यही सही है? हाँ बिल्कुल राइट है। आप सेना में सेना के अंदर जो जवान अंदर प्रेशर क्यों होता है? आप पत्रकार हैं, आपको फील्ड दिया गया कि आज जंतर मंतर में कवरेज करिए, आप यहीं से आपको 50 जगहों का डिटेलमेंट आपको दे दिया जाए तो आपके मानसिकता क्या होगी? रात में सोने नहीं दिया जाए, रात में भी आपकी ड्यूटी लगा दिया। एक बटालियन की नफरी 1800 जो भी होती है, मैं क्लियर आपको नहीं कह सकता हूं कि सेना की सिक्योरिटी की बात है, लेकिन उसमें से 300 से 400 जवान ऐसे होते हैं जो दिल्ली में जो रिटायर अफसर हैं, जो ऑन ड्यूटी अफसर, उनके घरों में सेवादारी कर रहे हैं। लगातार कई नेशनल टीवी के चैनलों में भी, दिल्ली में भी करीबन 5 साल पहले एक सहायक यहाँ दिल्ली में सुसाइड किया था, वो भी अफसर के मैडम के दबाव परेशानी के कारण यहाँ सुसाइड किया था, उसको भी दबा दिया जाता है। अफसर क्या करते हैं? यज्ञ जी की बातों से आप कितने सहमत हैं? हम जग्या प्रताप की जो बैठती है, हम इसके साथ पूरा 100% इनके साथ है। जो इन्होंने बोला सच बोला, हम इतना बोले। वन रैंक वन पेंशन में कहा जा रहा है कि अफसरों को फायदा मिला, लेकिन जवानों को जिन्हें मिलना चाहिए, नीचे तबके के जो लोग हैं जिनको वाकई जरूरत है, उनको इसका लाभ नहीं मिला। नहीं मिला जी, बिल्कुल लाभ नहीं मिला इसका, क्योंकि जी अगर आज तक के जो कानून हैं अंग्रेजों के जो चल रहे हैं उन्हीं को मानते हैं, तो हमारी 70% 1973 में हमारी जो जवानों की पेंशन है 70% थी, अफसर की 30% थी। तो अफसर की 30% कर दीजिए, हमको 70% दे दीजिए, हम चले जाते हैं। हमें तो जरूरत, जब हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम क्या करें? जब हमारी 70% करेगा कौन? ये तो सरकार करेगी। नहीं, सरकार तो पीठ थपथपा रही है, मीडिया में डिबेट चल रहा है कि सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को बहाल कर दिया। वो कुछ भी नहीं किया, वो बोलने से तो बहुत बोलते हैं। जब जवानों के तो फायदे गणवारी है कि हमने OR रैंक को ये दे दिया, ये दे दिया, लेकिन ये भी बताएं कि अफसर को हमने क्या क्या दे दिया। ये क्यों नहीं सरकार आके सामने डिबेट पे आती कि हमने अफसर को ये फायदा दिया, हमने ये फायदा दिया। डिबेट में तो वही लोग बैठेंगे ना जो उच्च अधिकारी हैं, आप लोगों की बात कौन करेगा? वही बात का तो रोना है, जब उनको बैठालते हो तो बताएंगे नहीं अपनी सिक्योरिटी। आपको एक अधिकारी को इतनी मोटी तो पेंशन दी जा रही है, मुझे अधिकारी का ना पेंशन चाहिए ना पैसा चाहिए। वो अपना पैसा लें, अपना पेंशन लें, वो अपने अधिकारी रैंक में हैं, लेकिन हमारा पेंशन, हमारा जो अधिकार है मिलिट्री सर्विस पे। आप बताओ कि जो स्पेशल भत्ता सरकार ने दिया है सेना का, उसमें दुर्व्यवहार होना चाहिए। सरहद पे खड़े हुए जवान को, एक अफसर को और एक जवान को एक ही उसी गोली से जवान भी कैटेगरी हो गया या वीर गति को प्राप्त हुआ, उसी गोली से अफसर भी हुआ। अफसर की विधवा का रेशो आप देख लीजिए कितना मिल रहा है। जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा आया है आजकल। आप लोग तो खूब मेहनत कर रहे हैं, हमारे सरहद को हिफाजत से आप लोग सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अंदर देखिए, आंतरिक सुरक्षा को लेकर बात करूँगा। हिंदू मुसलमान दिन रात हो रहा है, डिबेट हो रहा है। एक बागेश्वर धाम का शास्त्री आया, बोल रहा है मैं चमत्कार कर दूंगा, चीन को पस्त कर दूंगा। हम आपको बता दें कि मैं सरकार के बारे में, किसी राज्य पार्टी के बारे में बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन इससे पहले जब चुनाव हुआ था 5 साल पहले, तो आपको ध्यान हो, एक रामदेव बाबा करके थे, जिन्होंने पूरे नेशनल मीडिया, पूरे विश्व में ये चिल्ला कर अपनी लुंगी खोल कर बोला था कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, और आज तक 15 लाख रुपए खाते में नहीं आए। हिंदुस्तान की जनता भोली भाली उस 15 लाख के लालच में सरकार को वोटिंग कर दिया। और दूसरा पैनल, इस बार के चुनाव में हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो बागेश्वर धाम बाबा हैं, जो क्या नाम है उनका, धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो इस बार धीरेन्द्र शास्त्री जी इस सरकार को जिताने का ठेका ले लिए हैं। तो क्या मुद्दा हिंदू राष्ट्र होगा इस बार? हमारा देश बहुत ही, कहते हैं ना कि हिंदुस्तान में अनेकता में एकता है। ये देश कभी हिंदू राष्ट्र नहीं, ये देश भारत के संविधान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। तो देखा आपने, कौन आ रहा हूँ,
तो कौन कौन से लोग, देखिए हमारा जवान परेशान है, हमारा किसान परेशान है। 2022 तक कहा गया था कि इनकी आय दोगुनी कर देंगे, जवान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है। जो युवा नौजवान हैं जो पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं, पीएचडी कर चुके हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। चाहे जवान हो चाहे किसान हो, तो दवाई लिखाई पढ़ाई इसकी बात आखिर कब होगी? इन जवानों की जो बात है कब होगी? जो नीचे तबके के लोग हैं जिनको हक नहीं मिल रहा है उनकी बात कब होगी? ज़रूरी है कि 97% के लोगों को जो दरकिनार किया गया है, इससे जो वंचित किया गया है, उन पर ध्यान दिया जाए, नहीं तो आने वाला चुनाव बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द हो जाएगा। यहाँ से एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो चुका है जो पूरे देश में जाएगा, इसकी तपिश पूरे देश में महसूस की जाएगी। आप क्या सोचते हैं हमारी इस खबर पर? और यज्ञ प्रताप जी के बारे में क्या सोचते हैं, जिन्होंने सेना को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है? मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इतना डेयरिंग, इतना साहस दिखाया और हिम्मत से बात की अपनी। और ज़रूरी है ऐसे लोग हैं जो नहीं बोलते हैं, जिनको टीवी पर नहीं बुलाया जाता है, जिनको डिबेट में नहीं बिठाया जाता है, ऐसे यज्ञ प्रताप जी को मैं भी सैल्यूट करना चाहूँगा जो खुलकर बोल रहे हैं। आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।